तो हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में हॉरर जर्नी में। आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। करीब 25 साल बाद दिल्ली से खुद अपनी कार को ड्राइव करता हुआ राजीव अपनी जन्मभूमि कानपुर पहुंच ही गया। कानपुर में उसका बचपन बीता है। एक छोटे सा प्यारा सा परिवार था जिसमें मम्मी पापा के अलावा उसके 2 साल के छोटा भाई अमर और एक छोटी बहन अनुभूति, जिसे प्यार से सब छुटकी कहते थे। लगभग 22 साल का था उस समय राजीव। पुराना समय याद करते ही राजीव के होठ मुस्कुरा उठे, मगर अगले ही पल उसके दिल में कुछ कड़वी यादें के बुलबुले फूट गए। राजीव का मन कौसला हो गया। बरसों पहले राजीव के पिताजी अपने छोटे बेटे अमर के सुसाइड कर लेने के बाद अपना फलता फूलता कारोबार कानपुर से समेटकर दिल्ली में बसने गए, तो पलटकर गलती से भी एक बार भी कानपुर की तरफ नहीं देखा। मगर पिछले महीने पिता की मौत के बाद राजीव खुद को रोक नहीं पाया और आज राजीव अपने शहर आ रहा था, मगर अपने घर की ओर नहीं बल्कि कानपुर के रेलवे स्टेशन घंटाघर की तरफ। उसने अपनी कार मोड़ दी। जैसे जैसे कार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे राजीव की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। गहरी गहरी सांसें लेकर राजीव खुद को संभाल रहा था। रात के करीब 2:30 बजे, मगर राजीव की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। यूं तो गाड़ी में ब्लॉगर लगा था, लेकिन सामने सड़क पर छाया कोहरा और आसमान में खिला पूनम का चांद, जिसकी चांदनी कोहरे से छनकर आ रही थी, उससे पता चल रहा था कि बाहर मौसम कितना सर्द है। राजीव की निगाहें सामने खाली सड़क पर जमी हैं। तभी राजीव ने देखा कि सुरमई अंधेरे में से कोई शख्स उसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा है। राजीव थोड़ा और आगे बढ़ा तो गाड़ी रोकने वाला शख्स साफ साफ नजर आया। वो एक औरत है। नहीं, औरत नहीं, बल्कि ये तो 18-20 साल की एक लड़की लग रही है। रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहने हुए। राजीव को ताज्जुब हुआ। उसने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज चुके थे। इतनी रात में ये लड़की यहाँ अकेले। लड़की लगातार हाथ हिलाकर गाड़ी रोक देने का इशारा किए जा रही थी। राजीव दुविधा में पड़ गया कि वो गाड़ी रोके या नहीं, क्योंकि ये एक चाल भी हो सकती है। किसी लुटेरे गिरोह का सदस्य भी हो सकती है ये लड़की। राजीव ने गाड़ी नहीं रोकी। वो गाड़ी को चलाता रहा, मगर तभी वो लड़की रोड के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। मजबूरन राजीव को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। वो लड़की घबराई हुई आवाज में कुछ कह रही थी। राजीव ने गाड़ी का थोड़ा सा शीशा नीचे किया तो एक बहुत ही बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया। राजीव ने उस लड़की के चेहरे की ओर देखा। स्कार्फ में लिपटे चेहरे पर 2 खूबसूरत आंखें चमक रही थी। तभी उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे? 3 बजे वाली ट्रेन है मेरी, बहुत ज़रूरी जाना है मुझे। 3 बजे की ट्रेन? राजीव ने मन ही मन में कहा कि वो भी तो उसी लिए जा रहा था। राजीव ने 2 पल कुछ सोचा और फिर पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। वो लड़की पीछे आकर बैठ गई। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। 3 बजने से पहले ही वो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पहुंच गए। दोनों एक ही ट्रेन का रास्ता देख रहे थे, सो दोनों एक साथ ही एक बेंच पर बैठ गए। इतनी सर्द रात में भी लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर अच्छी खासी थी। कुछ लोग कंबल ओढ़े जमीन पर अपने लगेज का तकिया बना रहे थे, तो कुछ बैठे बैठे ही सो रहे थे। कुछ लोग झुंड बनाए बैठे गपशप कर रहे थे। राजीव ने एक नज़र झुंड में बैठे लोगों पर डाली। वो लोग भी राजीव को ही देख रहे थे। राजीव ने उन लोगों की तरफ से नज़र हटाकर
अपने पास बैठी लड़की से पूछा, आप कहीं जा रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सर घुमाकर ट्रेन आने वाली दिशा की ओर देखती रही। फिर उसने पलटकर राजीव से ही सवाल पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? इस पर राजीव ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। लड़की ने अगला सवाल किया, तो क्या कोई रिश्तेदार आने वाला है? राजीव ने बहुत ही धीरे आवाज में जवाब दिया, नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं आने वाला है, मैं तो बस यूं ही। राजीव ने बात अधूरी ही छोड़ दी और चुप हो गया। तभी उस लड़की ने कहा, यूं ही भला इतनी रात में कोई रेलवे स्टेशन क्यों आएगा? मैं आता हूं। अपने में ही खोए हुए राजीव ने जवाब दिया, क्या आप रोज रात को आते हैं? लड़की ने पूछा। लड़की की ओर बिना देखे राजीव ने जवाब दिया, रोज नहीं, पहली बार आया हूं। और आप? राजीव ने लड़की की ओर देखकर पूछा। हालांकि उसे लड़की का चेहरा स्कार्फ से ढका होने के कारण साफ दिख नहीं रहा था। लड़की ने ट्रेन की पटरियों पर नजर गड़ाकर कहा, मैं आती हूँ, हर साल आती हूँ, हमेशा आती रहूंगी। लड़की को इस तरह बोलते सुन राजीव के बदन में एक कपकपी की लहर दौड़ गई। राजीव ने फिर कुछ नहीं पूछा। दोनों खामोश हो गए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रही अनाउंसमेंट सोए हुए यात्रियों को बार बार जगाकर चौकन्ना कर रहे थे। थोड़ी ही देर में 3 बजे वाली आने वाली ट्रेन की छुक छुक सुनाई पड़ने लगी। राजीव और वो उस लड़की के मुंह से एक साथ निकला, ट्रेन आ गई। राजीव और वो लड़की आंखें फाड़े ट्रेन को देख रहे थे। ट्रेन नजदीक आती जा रही थी। बचपन में प्यारी लगने वाली ट्रेन से कितनी अलग है ये ट्रेन, कितनी डरावनी, कितनी दैत्याकार लग रही है। राजीव के पैर कांपने लगे। आखिर कैसे कोई चलती ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे सकता है? उसका कलेजा नहीं कांपता। ट्रेन से कटकर जान दे देने की हिम्मत कहाँ से लाते हैं लोग? कितनी खौफनाक मौत, चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। जैसे जैसे आज से 25 साल पहले उसके भाई अमर के उड़ गए थे। राजीव को चक्कर आ गया और वो बेसुध हो गया। सुनिए, उठिए उठिए। राजीव को होश आ गया। वो लड़की राजीव को झंझोड़ रही थी। क्या हुआ, आप बेहोश हो गए थे? लड़की ने घबराई हुई आवाज में पूछा। नहीं, कुछ नहीं। राजीव ने खुद को संभाला। कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी रही। उतरने वालों को उतारकर चढ़ने वाले नए यात्रियों को लेकर ट्रेन छुक छुक करते हुए आगे बढ़ी और कोहरे में कहीं खो गई। ट्रेन की नजरों से ओझल हो जाने के बाद वो लड़की उठकर जाने लगी। तो राजीव को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। लेकिन कोई लड़की रात के अंधेरे में इस तरह बेवजह आकर रेलवे स्टेशन पर बैठी, आखिर क्यों? राजीव को कुछ समझ में आया। मुझे आपसे कुछ जानना है, आपको बताना ही पड़ेगा। आप नहीं अपनी रात में क्यों आए थे? उसका चेहरा कर लिया। चेहरे पर चमक रही हंसी भरी उस लड़की ने राजीव के सवाल का जवाब देने के बजाय भारी आवाज में राजीव से सवाल करते हुए, हाँ, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। बैठो, मैं सब कुछ बताऊंगा। लड़की चुपचाप राजीव के पास पहुंच के एक किनारे राजीव का चेहरा कठोर लगा, बिल्कुल सपाट। राजीव आज से 25 साल पहले मेरा छोटा भाई अमन किसी लड़की के प्यार में पड़कर उसके साथ घर छोड़कर भागने वाला था। इस बात की भनक तक अमन के घर पर किसी को नहीं लगने दी। एक रात हम सबको छोटे हुए छोड़ वो रेलवे स्टेशन हो गया। रात 3 बजे वाली ट्रेन से भागने वाले वो दोनों मेरा भाई बन गया। मेरा भाई इंतजार करता रहा और करता रहा। ट्रेन आ गई मगर कोई लड़की नहीं आई। उसने धोखा दे दिया था। मेरा भाई उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सका।
उसी ट्रेन के आगे कूदकर मेरे भाई ने अपनी जान दे दी। राजीव बिलक बिलक कर रो पड़ा। राजीव को लगता है वो लड़की भी फक कर रोने लग गई और चीख चीख कर कहने लगी, हाँ हाँ मैं नहीं आई थी, कितना तो मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। क्या? लड़की की बात सुन राजीव बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये क्या बोल रही हो तुम वही लड़की हो? हाँ मैं वही लड़की हूँ, मगर मैं बाद में आई थी। उस दिन के अगले दिन और अगली रात ट्रेन के आगे आकर मैंने भी अपनी जान दे दी, मगर मैं मरकर भी अमर को नहीं मिल सकी। तब से लेकर आज तक हर रात यहाँ आती हूँ। वो लड़की दहाड़े मार कर रो रही थी और राजीव के होश उड़ गए। उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। अचानक आसमान में जोर के साथ बिजली चमकी। राजीव की आंखें चौंधी आ गई। उसने पलक बंद कर ली। अगले ही पल जब आंखें खोली, राजीव ने खुद को बेंच पर अकेला ही पाया। कहाँ गई वो लड़की? राजीव पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। झुंड में बैठे बतियाते लोगों ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब? वो लड़की कहाँ गई जो वहाँ उस बेंच पे अभी मेरे पास बैठी हुई थी? बौखलाते हुए राजीव ने बेंच की ओर इशारा करके कहा। राजीव की बात सुन झुंड में बैठे लोग हंस पड़े और बोले, क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब, हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं, आप अकेले ही बेंच पर बैठे थे, आपके साथ तो कोई लड़का या कोई लड़की थी नहीं और आप अपने आप से ही बातें किए जा रहे थे। उन लोगों की बात सुन दहशत से राजीव भर उठा। रास्ते पर गाड़ी रोककर लिफ्ट मांगने वाली लड़की, राजीव के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठने वाली लड़की, वो कौन थी और वो स्टेशन क्यों आई थी? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कलकत्ता में अपनी पढ़ाई पूरी कर कई नौकरियों के लिए आवेदन दिए थे। कुछ जगहों पर इंटरव्यू भी दिया, पर नौकरी मिली मेदिनीपुर में एक प्राइवेट कंपनी में। नौकरी में तनख्वाह ठीक ठाक ही थी। बोला गया अच्छे से काम सीख लिया तो और बढ़ जाएगी। मुश्किल सिर्फ रहने भर की जगह की थी। ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी मिली। घर के खौज को अंजाम देने के लिए कुछ ऐसे पते भी मिले जहां लोग मेज के रूप में रखते हैं। सुबह से शाम हो गई घूमते घूमते, पर कहीं भी कोई कमरा या कोई मेज रहने की जगह नहीं मिली। हैरान परेशान होकर इस अनजान शहर में घूम रहा था कि एकाएक मेरी नजर गई एक लाइट के खंभे पर लगी। उस कागज पर उत्तम मेस की व्यवस्था, पता 44 श्याम नगर तो ऑफिस के पास ही है। काश यहाँ पर कोई जगह मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। ये सोचते हुए सराय में एक रात नींद आ गई। सुबह सुबह ही पते पर जा पहुंचा। ढूंढते हुए काफ़ी समय लगा, पर पता मिल ही गया। एक बहुत पुरानी हवेली, काफ़ी बड़ा आंतरिक बरामदा, जिस पर तकरीबन सभी कमरों के दरवाजे खुलते थे। बीच में एक आंगन, उसमें खुला सा कमरा जहाँ से सारे कमरों पर नज़र रखने में बैठा मैनेजर। देखते ही आवाज़ दी, कहिए क्या काम है? मैं बोला, जी मैं इसमें रहने की एक जगह होगी क्या? मैनेजर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर बोला, किस्मत वाले हो, कल ही एक बिस्तर खाली हुआ है, किराया 2000 रुपया महीना और डिपॉजिट 10,000, साथ में 2 लोग और होंगे, चलेगा? मैं सोच में पड़ गया। मेरी जेब में तो कुल 8,000 रुपये ही हैं। मैं बोला, किराया तो ठीक है, पर डिपॉजिट तो इतना नहीं दे पाऊँगा, अगर 2 हिस्सों में ले ले तो ठीक है। कुछ सोचकर वो बोला, चलो ठीक है, पैसे जमा करवा कर और अपना नंबर ले जाओ, ये लो कमरे की चाबी। कमरे में पहुंचकर देखा तो 2 लोग पहले से ही मौजूद थे, हम उम्र ही थे। एक बैंक में था, दूसरा दवाई की कंपनी में। देखकर ठीक ही लगा। काफ़ी देर बातचीत करते रहे, फिर रात को खाना खाकर सोने चले गए। सारे दिन की थकान ही शायद थी कि लेटते ही सो गया।
बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिस वजह से कमरे में पंखा चल रहा था। पर मेरी नींद उमस के कारण खुल गई। मेरे सिरहाने ही एक खिड़की थी जो बाहर की ओर खुलती थी। मैंने उसे खोल दिया। एकाएक बाहर से बेहद ठंडी हवाएं कमरे में आ गईं और तभी मैंने उसे देखा, एक कब्रगाह, चारों तरफ से ऊंचे बागड़ से घिरा हुआ। ठीक उसी समय साथ में सो रहे दोनों लोग झपटकर मेरे पास से जाकर खिड़की को बंद कर देते हैं। मुझे इसको खोलने की पाबंदी के बारे में बतलाते हैं। साथ ही ये भी बोलते हैं कि किसी भी कीमत पर मैनेजर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि खिड़की खोली गई थी, और सब सो जाते हैं। अगले दिन अपनी ट्रेनिंग के बाद हुए स्वागत भोज के चलते बहुत देर हो गई थी मेस वापस लौटने में। जब मैं मेस की ओर जा रहा था तो रात के करीबन 11 बज चुके थे और गांव से बाहर होने के कारण गली में आवाजाही बिल्कुल सामान्य नहीं थी। अचानक मुझे किसी के द्वारा पीछा करने का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो महसूस हुआ एक छाया, कोई खड़ा है। एक तो अनजान शहर, दूसरा सुनसान रास्ता। मैं काफी परेशान हो गया। अगर कोई आदमी मुझे लूटना चाहे तो वो ऐसा आराम से कर सकता था। मैंने भी अपनी चाल बढ़ा दी, पर वो भी तेजी से आने लगा। मैं फिर रुका, पलटा और जोर से अपने डर को दबाते हुए बोला, कौन है वहां पर? आवाज आई, अरे भाई मैं राजीव, पहचाना नहीं? मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, पर अपन इतने सालों के बाद मिले हैं इसलिए सोच रहा था कि तेरा घर देख लूं पहले, फिर तुझे मिलूंगा। सालों की दोस्ती, बिछड़ना और वर्तमान की सारी कहानियां पूरी हुई। तब तक रात के 2 बज चुके थे। मैं इसकी तरफ पढ़ने से पहले राजीव को वादा करके निकला था कि मैं उसका बदला जरूर लूंगा। अंदर आते हुए देखा मैनेजर ऊब रहा था। मेरे आते ही बोला, पहली बार है इसलिए बोल रहा हूँ, समय से वापस आ जाया करो, बाहर खतरा है। अगले दिन ऑफिस से लौटकर मैं सीधे मैनेजर के पास गया। मुझे देख उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं, जैसे आने का कारण पूछ रहा हो। मैंने उससे पूछा, दादा यहाँ पर कोई कब्रगाह है क्या? वो चौंक कर जोर से चीखने लगा, तुमने देखा है क्या, या फिर किसी के मुंह से सुना? तुम्हें किसी ने बतलाया? मैंने उसे तेजी से रोका, दादा ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी कमाई की बात कर रहा हूँ और तुम सब छोड़ कर जा रहे हो। कमाई शब्द का नाम सुनते ही वो रुक गया। वो फुसफुसा कर बात करने लगा, कमाई कैसे? मैंने बतलाया, मैंने ऑफिस में शर्त लगाई है, मैं तो भूत प्रेत आदि को मानता नहीं। तो सबने मिलकर कहा कि अगर रात 12 बजे मैं किसी कब्रगाह की कब्र पर बैठकर सेल्फी लेकर आ सका तो सब मिलकर मुझे 50,000 रुपये देंगे। अब अगर आपके जानकारी में कोई कब्रगाह हो तो अपन दोनों चलेंगे, आप दूर रहना, मैं सेल्फी ले लूँगा और फिर पैसा आधा आधा 25-25, क्या बोलते हो, कैसा रहेगा? वो एकदम से तैयार हो गया। सबके सोने के बाद मैं मैनेजर के पास गया। शाम से धीरे धीरे बारिश हो रही थी, पर रात 12 बजते बजते बारिश तूफान में बदल गई। एक बार मैनेजर बोला, भाई बहुत तेज बारिश है, पर मेरे आग्रह करते ही वो मान गया। हम उसके कमरे के पीछे वाले दरवाजे को खोलकर कब्रगाह में पहुंचे। चारों तरफ ऊंची घास थी। मैंने उससे पूछा, कब्र कहाँ है? वो थोड़ा आगे दीवार की तरफ बढ़ गया। इतना समय मेरे लिए काफी था। मैंने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। तभी एक बड़े पेड़ के टूटने की आवाज गूंजी और उसी के साथ मैनेजर की चीख। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर में कमरे में हल्की हल्की नीली रोशनी भर गई तो देखा राजीव खड़ा था। आगे आकर उसने मुझे धन्यवाद दिया और फिर उसने शरीर छोटे छोटे हिस्से में बंटते हुए आसमान में विलीन हो गया। अगले दिन मालूम हुआ पुलिस आई थी। रात में मैनेजर कब्रगाह के पेड़ के नीचे दबने से मर गया और इस तरह से राजीव का बदला पूरा हो गया। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो Please वीडियो like को and लाइक subscribe और Horror Ring चैनल को channel. सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।